हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारे एग्जाम के रिगार्डिंग, चाहे वो प्री मिड टर्म हो, पोस्ट मिड टर्म हो या आपकी क्लास 9 का कोई भी एग्जाम हो, उसके रिगार्डिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चैप्टर पढ़ने के बाद आंसर को लिखना कैसा है, उसको हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे कि क्या स्टेप रहेगा हमारा, कैसे उसको पॉइंट वाइज छोटे मतलब फॉर्म में अच्छा लिख पाए। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए ताकि आप इस चैप्टर को एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। Download Rakotba Education app from Google Play Store now. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि हाउ इज द स्टेट ऑफ फैकल्टीज लाइक रोड ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी इन पालमपुर। अच्छा, रोड ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी पालमपुर में कैसा था? तो रोड ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो पालमपुर में फेयरली वेल था, अच्छा था, इसमें कोई इशू नहीं था क्योंकि वो वेल कनेक्टेड था। पालमपुर रायगंज से कनेक्ट था, रायगंज शाहपुर से कनेक्ट था। तो इसमें आप वेरी पुअर या मैनेजेबल नहीं बोल सकते, फेयरली वेल बोलोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन विलेज अक्रॉस इंडिया। इंडिया के विलेज में जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है क्या? इंडस्ट्रीज तो विलेज में सेटअप होती नहीं है, ये नियरली अर्बन रीजन में सेटअप रहती है। हैंडीक्राफ्ट, फार्मिंग या टेक्सटाइल। तो अभी भी इंडिया में फार्मिंग जो है मेन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है जो विलेज में कंट्री साइड में होती है। तो फार्मिंग इज द राइट आंसर। ठीक है, Which one among the following is not a common economic activity in rural areas? बोल रहा है कि इसमें से कौन जो है कॉमन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। देखिए, डेयरी फार्मिंग होती है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, ट्रांसपोर्ट, लेकिन टूरिज्म जो है विलेज में न के बराबर है। तो टूरिज्म के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर याद रखोगे कि नॉट पूछ रहा है, ठीक है, तो टूरिज्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ओन्स द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज पालमपुर। मेजॉरिटी ऑफ लैंड किसके पास है पालमपुर में? तो अपर कास्ट फैमिली के पास मेजॉरिटी ऑफ लैंड है। या ये पूरे इंडिया का स्ट्रक्चर है कि विलेज में अपर कास्ट जो फैमिली है उन्हीं के पास मेजॉरिटी ऑफ लैंड है, इन्हीं के पास लैंड की ओनरशिप रहती है। नेम द नियरेस्ट टाउन टू पालमपुर। क्वेश्चन पूछता है कि नियरेस्ट टाउन कौन सा है। देखो, अगर हम रायगंज की बात करेंगे तो रायगंज टाउन है, तो शाहपुर जो है वो टाउन है। जैसे ये यहाँ पर एक छोटा सा पालमपुर हो गया, पालमपुर से थोड़ा सा बड़ा था, कौन था? ये रायगंज था। रायगंज टाउन नहीं था, बिग विलेज उसमें दिया हुआ है। और शाहपुर जो है वो टाउन है, वेल कनेक्टेड थे एक दूसरे से, पालमपुर, रायगंज और शाहपुर। हाउ मेनी फैमिलीज आर देयर इन पालमपुर। पालमपुर में टोटल कितनी फैमिली रहती है? पालमपुर में 450 फैमिली रहती है। ठीक है, अब इसमें स्प्लिट कर देंगे कि 1/3 फैमिली यानी 150 फैमिलीज लैंडलेस थे। ठीक है, इसमें 60 फैमिलीज ऐसी थी जो अपर क्लास थी, और बाकी की जो बच गई फैमिली थी वो उनके पास अप्रॉक्स 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेजर पार्ट ऑफ द विलेज लैंड इज ओन्ड बाय होम। तो ऊपर में भी एमसीक्यू फॉर्म में था, अपर कास्ट फैमिलीज, जो मैक्सिमम लैंड था और किनके पास था? अपर कास्ट फैमिलीज के पास था। What part of Palampur village population is found by Dalits? बोला कि दलित्स की संख्या कितनी थी? दलित की संख्या 1/3 थी। टोटल फैमिली कितनी थी पालमपुर में? 450 फैमिली थे। और यहाँ पर 450 फैमिली को 1/3 कर देते हैं। 1/3 कर देंगे तो ये डिविजिबल है, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 150। तो सिंपल इस पैटर्न पे भी आप जा सकते हो कि 150 फैमिली जो थी वो क्या थी? दलित थे। इसमें से 60 फैमिली जो थी वो क्या थी? 60 फैमिली जो थी वो अपर कास्ट थी। ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 210 आता है। तो 450 माइनस 210 कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 240। तो 240 ऐसी फैमिली थी जो नहीं रिच थी, नहीं पुअर, मतलब पुअर ही इनको कहेंगे, बट इनके पास 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड था, जबकि दलित फैमिली जो थी लैंडलेस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
हु आर द स्मॉल फार्मर्स? स्मॉल फार्मर्स कौन थे? जो 240 फैमिलीज की बात की। स्मॉल फार्मर्स आर दोज हु हैव ए लैंड एरिया ऑफ 1 to 2 हेक्टेयर। और पालमपुर में टोटल कितनी फैमिली थी जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर लैंड था? तो पालमपुर में 240 ऐसी फैमिली थी जिसके पास 1 या 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी पीपल्स ऑफ पालमपुर विलेज इंगेज इन नॉन फार्म एक्टिविटीज? पालमपुर के लोग जो थे नॉन फार्म एक्टिविटीज कितना करते थे? तो 25% लोग जो थे पालमपुर में नॉन फार्म एक्टिविटीज करते थे, यानी कि ऐसी चीजें जिसमें फार्मिंग इन्वॉल्व नहीं होती, जैसे डेयरी फार्मिंग की बात करेंगे, ठीक है, या हम शॉपकीपर की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। क्वेश्चन है आपका, हाउ डज मिश्री लाल मेक हिज लिविंग? मिश्री लाल जो था वो क्या करता था? मिश्री लाल जो बॉक्स में दिया गया है इस टॉपिक को, मिश्री लाल ऑल्सो बाय सुगर केन फ्रॉम अदर फैमिलीज एंड प्रोसेस इट्स इनटू जैगरी। सुगर केन वो क्या करता था? परचेज करता था और उससे जैगरी गुड़ बनाता था, जो कि क्या होता है? एक प्रोडक्ट होता है। किसका प्रोडक्ट होता है? वो प्रोडक्ट होता है आपके सुगर केन से बनने वाला गुड़। बिहार यूपी वाले हैं तो आप इसको अच्छा से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ करीम? करीम का मेन बिजनेस क्या था? करीम प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम इज फार्मिंग। ही ओन्स अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड वेयर ही ग्रोज क्रॉप्स सच एज व्हीट, सुगर केन एंड वेजिटेबल। तो करीम जो था वो क्या करता था? फार्मिंग करता था। और किस तरह के क्रॉप्स उगाता था? व्हीट, सुगर केन और वेजिटेबल उगाता था। पालमपुर के लोग नियरली इसी क्रॉप्स को उगाते थे, जैसे ज्वार, बाजरा और रागी जैसी चीजें भी एकदम लेस अमाउंट में। ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग भी करते हैं। इस पे क्वेश्चन भी बना हुआ है जिसको हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ फार इज रायगंज फ्रॉम द विलेज पालमपुर? बोला कि रायगंज जो है कितना दूर था पालमपुर से? रायगंज अ बिग विलेज इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। रायगंज जो था वो 3 किलोमीटर था। किससे 3 किलोमीटर था? पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर था। And all weather road connected village to Raiganj and further on the nearest small town of शाहपुर। क्वेश्चन था पहले कि नियरेस्ट स्मॉल टाउन कौन सा था? शाहपुर था। और रायगंज जो था वो पालमपुर से कितना दूर था? 3 किलोमीटर दूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन्ड बाय वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक फिक्स कैपिटल से अपोजिट होता है। वर्किंग कैपिटल का मतलब कि इसको आपको पर ईयर रिक्वायरमेंट रहती है। जस्ट लाइक एग्जांपल कि अगर आपने कॉटन टेक्सटाइल मिल सेटअप किया है तो कॉटन को परचेज करने के लिए आपको पर ईयर रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट रहेगी। सो अगर कॉटन एज ए रॉ मटेरियल आप परचेज कर रहे हो और उसके लिए कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल ईयर बाय ईयर रिक्वायर्ड रहता है या डे बाय डे रिक्वायर्ड रहेगा, जबकि फिक्स कैपिटल जो होता है एक बार इन्वेस्टमेंट कर देने के बाद दोबारा फिर उसकी रिक्वायरमेंट काफी दिनों के बाद रहती है या नहीं भी होती। जैसे लैंड परचेज कर दिए, बिल्डिंग्स बना दिए, मशीन परचेज कर दिए, तो मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग इज एग्जांपल ऑफ फिक्स कैपिटल। जबकि वर्किंग कैपिटल आपके लिए अगर वर्किंग कैपिटल का हम एग्जांपल लेंगे तो रॉ मटेरियल्स जो परचेज कर रहा है। The capital invested in current or working assets such as the stock of materials and finished goods, accounts receipts, bills, receivable, short-term securities and cash or bank balance for meeting day-to-day expenses is known as working capital, current capital. Day-to-day expenses के लिए जिस कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है हम लोग उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, व्हाट इज द एम ऑफ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन का मेन एम क्या होता है? द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द सोसाइटी एज पर देयर डिमांड। देखिए, प्रोडक्शन का जो मेन यूज होता है वो होता है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करना। जो सोसाइटी की डिमांड हो, जो आपकी कंज्यूमर्स की डिमांड हो, उसके रिगार्डिंग गुड्स का प्रोडक्शन करना ही मेन एम होता है प्रोडक्शन का। अगर हम फैक्टर्स फॉर प्रोडक्शन की बात करेंगे तो लैंड की रिक्वायरमेंट रहती है, नेचुरल रिसोर्स रिक्वायर्ड रहता है, रिवर्स, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सब रिक्वायर्ड रहता है। लेबर और वर्कर्स प्रोवाइड नेसेसरी लेबर फॉर प्रोडक्शन, दे मे बी स्किल्ड और अनस्किल्ड। लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, विदाउट लेबर हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। और लेबर में अगर हम क्लासिफाइड करते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स, एक हो जाएंगे स्किल्ड और दूसरा हो जाएंगे अनस्किल्ड।
स्किल्ड मतलब जो मशीन ऑपरेट करना जानते हो, अनस्किल्ड मतलब जो नॉर्मली आप मैनुअल वर्कर्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह गुड्स ये सब ले जाते हो। फिजिकल कैपिटल सच एज बिल्डिंग मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर रिक्वायर्ड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। फिजिकल कैपिटल में बिल्डिंग मशीनरी व्हीकल्स इन सब की भी रिक्वायरमेंट रहती है, अलग अलग स्टेजेस में लेबर की रिक्वायरमेंट रहती है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट रखती है, और इसके साथ साथ इंडस्ट्री जो सारी चीजों को मैनेज करता है। एम ऑफ प्रोडक्शन सिंपल होता है कि कंज्यूमर के नीड्स और नीड्स को सेटिस्फाई करे, उसके रिगार्डिंग गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करे। गिव टू एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। पहले भी आपको डिस्कस करके बताया, फिक्स्ड कैपिटल के दो एग्जांपल पूछ रहा है। फिक्स्ड एसेट्स कंसिस्ट ऑफ ड्वेलिंग, अदर बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स, मशीनरी, मशीन्स, लैंड परचेज करना, बिल्डिंग इज एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, वेपन सिस्टम्स, कल्टिवेटेड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोडक्ट्स। सिंपल, इतना ज्यादा हार्ड वर्ड अगर आपको नहीं याद हो पा रहा है, नहीं समझ पा रहे हो, तो सिंपल आप लैंड ले लो, मशीन ले लो, बिल्डिंग ले लो। तो एग्जांपल पूछा था, तीन मैंने बताया, इजिली आपको याद हो गया होगा। Write a short note on manufacturing and non-farming activity in the village पालमपुर। एक क्वेश्चन बार बार आएगा और आता है इस चैप्टर से कि नॉन फार्म एक्टिविटीज क्या थी पालमपुर में। मैंने देखिए शॉपकीपर से डेयरी फार्मिंग करते थे लोग, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व थे, छोटे छोटे मतलब हम कह सकते कॉटेज इंडस्ट्रीज लाइक वो प्रोडक्शन भी करते थे। मेनी शॉपकीपर्स हैव सेट अप देयर ओन डिमांड सेलिंग स्टेशनरी गुड्स, टूथपेस्ट, कैंडल एक्सेट्रा, जो विलेज की पर डे रिक्वायरमेंट रहती है उसके रिगार्डिंग। दे बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम द होलसेलर इन द टाउन। टाउन जो था वहां से होलसेलर से परचेज करके लाते थे, और विलेज में वो छोटे शॉपकीपर्स थे जो सेल करते थे। मेनी पीपल ऑफ द विलेज ऑफ पालमपुर आर आल्सो एंगेज्ड इन ड्राइविंग ट्रैक्टर्स, जीप्स, बुलॉक कार्ट्स, रिक्शा एंड ट्रक्स। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। नॉन फार्म एक्टिविटीज में कितने परसेंट लोग इन्वॉल्व थे, क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपका सिंपल सा आंसर रहेगा 25%। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन कहां करते थे, एक क्वेश्चन पूछा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन से करते थे पालमपुर से लेकर के शाहपुर तक, ठीक है। इसके बीच में ट्रांसपोर्टेशन और जीप से, ब्लॉक कार से, रिक्शा से, ट्रक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट नीड टू बी डन टू इनिशिएट मोर नॉन फार्म एक्टिविटीज इन विलेज। बोला कि अगर वो क्या स्टेप रहेगा जिसके रिगार्डिंग आप नॉन फार्म एक्टिविटीज को इंप्रूव कर सकते हो विलेज में, यानी विलेज वाले लोगों को और भी ज्यादा इकोनॉमिकली आप बैलेंस कर सकते हो। बैंक शुड प्रोवाइड लोन्स एट लो इंटरेस्ट रेट सो दैट द पुअर विलेजर्स कैन स्टार्ट सम बिजनेसेस टू हेल्प देम अर्न ए लिविंग। सिंपल कॉन्सेप्ट है। विलेज में कौन सा बैंक अवेलेबल रहता है, वैल्यूएबल क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर। तो विलेज में ग्रामीण बैंक अवेलेबल रहता है। ग्रामीण बैंक में हम क्या करेंगे कि लोन कम रेट पे, कम इंटरेस्ट रेट पे विलेजर्स को प्रोवाइड कर देंगे ताकि वो भी छोटी छोटी इकोनॉमिकल एक्टिविटी कर ले। गवर्नमेंट शुड बी मोर एक्टिव एंड स्टार्ट इफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम। गवर्नमेंट को यहाँ पर एक्टिव होना पड़ेगा, छोटे छोटे आपके कॉटेज इंडस्ट्रीज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेटअप करना पड़ेगा, विलेजर्स को स्किल्ड करना पड़ेगा ताकि लोग जो है बहुत सारे इनकम्स जनरेट कर पाए। फार्मिंग पे डिपेंड होकर के आप बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली एक्टिव नहीं हो सकते, स्टेबल नहीं हो सकते, इसलिए नॉन फार्म एक्टिविटीज को गवर्नमेंट को डेवलप करना पड़ेगा उन विलेज में ताकि लोग उसके रिगार्डिंग वर्क कर ले और अपनी इकोनॉमिक कंडीशन जो है उसको स्टेबल करे। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द विलेजेस इन डिफरेंट स्मॉल क्राफ्ट्स। जैसे बहुत सारे स्मॉल क्राफ्ट्स हैं, हैंडमेड हैंडलूम्स इंडस्ट्रीज है, उसके लिए वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, विलेजर्स को उसमें इंक्लूड करे, उनको स्किल्ड करे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। तो क्योंकि फार्मिंग जो है बैकबोन है, और कितना भी आप अर्निंग कर लोगे, गोल्ड अगर मान लो कितना भी परचेज कर लो तो गोल्ड तो खाओगे नहीं, खाने के लिए तो आपको ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। विदाउट ग्रेन्स आप किसी भी कंट्री को इमेजिन नहीं कर सकते हो। एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर जो है बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी का। और एग्रीकल्चर किसका एग्जांपल है, प्राइमरी सेक्टर का एग्जांपल है। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। कितने परसेंट लोग जो है इंडिया के एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। 2/3 पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। एक डेटा आता है कि 64% लोग जो है
एग्रीकल्चर में इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और अगर हम इसके एग्जैक्ट डेटा की बात करेंगे तो अप्रॉक्स 48% लोग जो है वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर यानी कि फार्मिंग एक्टिविटी में इंक्लूड है, ठीक है, इन्वॉल्व है। और टोटल जो फार्मिंग एक्टिविटीज में अगर हम इन्वॉल्व पर्सन की बात करते हैं तो टोटल 64% है। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। अच्छा, एग्रीकल्चर किसका एग्जांपल, फार्मिंग एक्टिविटीज किसका एग्जांपल, प्राइमरी सेक्टर का एग्जांपल है। एग्रीकल्चर के अलावा माइनिंग इज आल्सो एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेक्टर। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल्स फॉर वेरियस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर जो है बहुत सारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल हम लेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज या बहुत सारे जो फूड आइटम पे बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, जैसे बिस्किट्स के प्रोडक्शन की बात करेंगे तो उसके लिए भी रॉ मटेरियल्स जो है वो एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है। जैसे शुगर की बात करेंगे तो शुगर केन से होता है एंड शुगर केन इज द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। तो एग्रीकल्चर जो है बहुत सारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करता है। Some agricultural products like tea, coffee, spices, etc. are also exported and also help to earn foreign exchange। जैसे हम अगर बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे तो उसको हम फॉरेन के साथ क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और इससे हम इनकम बहुत ज्यादा जनरेट कर सकते हैं। इंडिया बहुत सारे, जैसे स्पाइसेस के मामले में इंडिया वर्ल्ड में लीडिंग प्रोड्यूसर है, तो उसको हम एक्सपोर्ट करके हेवी इनकम जनरेट कर सकते हैं। हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर इन पालमपुर। पालमपुर में जब इलेक्ट्रिसिटी स्प्रेड हो गया तो कैसे वहां के फार्मों को हेल्प किया, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होगा तो इरिगेशन सोर्सेज जो इजिली अवेलेबल हो जाएंगे। The provision of electricity has added the farmer of Palampur village in following ways। बहुत सारे तरीके रहेंगे जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी के आने के बाद पालमपुर के जो फार्मर थे उनका लाइफ इंप्रूव हो गया, इजिली वो इरिगेट कर पा रहे थे अपने लैंड को। द इरिगेशन सिस्टम हैज बीन अल्टर्ड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। जैसे इलेक्ट्रिक पंप के बेस पे जब चाहे जितना वाटर वो चाहे उतना वाटर से इरिगेशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज एम्प्लॉयड इन द रीजन्स टू ऑपरेट ट्यूबवेल्स वैसे ट्यूबवेल्स जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होते थे उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी जो एक वरदान की तरह काम किया। पर्शियन व्हील्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द ट्यूबवेल्स। पर्शियन व्हील्स एक पुराना मेथड था इरिगेशन का, उसके जगह पे ट्यूबवेल्स यूज किए जाने लगे। किसकी दया से, किसके हेल्प से, तो इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से। इलेक्ट्रिसिटी इज यूटिलाइज्ड टू रन स्मॉल कंपनीज शुगर केन क्रशिंग मशीन्स फॉर एग्जांपल। और इलेक्ट्रिसिटी पे छोटी छोटी कंपनी की जो मशीनें थी वो भी चल रही थी। एग्जांपल के लिए शुगर केन क्रशिंग की बात करते हैं तो शुगर केन क्रशिंग मशीन जो थी वो इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही थी। इलेक्ट्रिसिटी ने कहीं ना कहीं पालमपुर के जो विलेजेस थे उनके लाइफ स्टाइल को इंप्रूव किया, एग्रीकल्चर मेथड को फास्ट किया। सम ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन। बोला कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो जिसके कारण लैंड डिग्रेड होता है। देखिए बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे ओवर इरिगेशन कर देंगे, ओवर ग्रेजिंग कर देंगे, ओवर माइनिंग करेंगे, एक्सेसिव यूज ऑफ एग्रीकल्चर करेंगे तो इससे हमारा सॉइल जो है डिग्रेड होगा। सम ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन आर लॉस ऑफ वेजिटेशन ऑकरिंग ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। लार्ज स्केल में हम ट्री को कट करेंगे और ट्री की एक स्पेशलिटी होती है कि इसके रूट्स जो होते हैं होल्ड करके रखते हैं सॉइल पार्टिकल्स को। तो अगर हम लार्ज स्केल में ट्री को कट करेंगे जिसको हम लोग डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, इससे इजीली सॉइल डिग्रेड होगा। अनसस्टेनेबल फ्यूल वुड एंड फॉर्डर एक्सट्रैक्शंस। अनसस्टेनेबल वे में, जुडिशियरी वे में नहीं, रिक्वायरमेंट जितनी है उतनी नहीं, हम एक मतलब अनजुडिशियरी वे में जितनी फ्यूल की रिक्वायरमेंट है या जितनी फॉर्डर की रिक्वायरमेंट है उतना हम नेचर से लेते हैं, जिसके कारण अनबैलेंस क्रिएट होता है और इससे सॉइल डिग्रेड होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एक जगह एग्रीकल्चर किए उसके बाद फिर उसकी प्रोडक्टिविटी कम हुई तो फिर दूसरी लैंड को क्लेम किए, फिर वहां पर एग्रीकल्चर किए, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। और इससे क्या हुआ, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। ठीक है, इनक्रोचमेंट इनटू फॉरेस्ट लैंड पे कंट्रोल कर लेना, वहां पे नन फार्म एक्टिविटी जैसे फार्मिंग एक्टिविटी करना, बिल्डिंग्स बनाना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोडवेज डेवलप करना, जिसके कारण लार्ज स्केल ट्री को कट करते हैं और इससे भी सॉइल डिग्रेड होता है। फॉरेस्ट फायर एंड ओवर ग्रेजिंग, फॉरेस्ट फायर से बहुत सारे ऐसे ट्री खत्म हो जाते हैं। ओवर ग्रेजिंग महाराष्ट्र और गुजरात वाले रीजन में होता है जहां पे कैटल्स जो है
लार्ज स्केल में ग्रेज करके घासों को खत्म कर देते हैं, जिससे जो ग्रास की प्रॉपर्टी होती है सॉइल को होल्ड करके रखते हैं। लेकिन क्योंकि ओवर ग्रेजिंग हो गया है तो वहां पे ग्रास रहते नहीं, इजिली वहां के सॉइल जो है डिग्रेड हो जाते हैं। नॉन एडॉप्शन ऑफ एडिक्वेट सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स, और एक प्रॉपर कंजर्वेशन मेजर हम नहीं यूज करते हैं। एक रफ वे में हम सॉइल को मैनेज करते हैं और ये भी सॉइल डिग्रेडेशन का एक मेजर रीजन है। बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, जिसके कारण भी सॉइल डिग्रेड होती है। हाउ डू मीडियम एंड लार्ज फार्मर ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग। अगर मीडियम फार्मर की बात करेंगे या लार्ज फार्मर की बात करेंगे तो उनके पास कैपिटल कहां से आता है? कैपिटल मतलब वो पूंजी कहां से आता है? तो जो ग्रेन्स का प्रोडक्शन है करते उसको मार्केट में सेल करते, जो उनके पास सरप्लस ग्रेन्स होता है और उसको सेल करके उनके पास फंड आता है और उसी से वो अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं और एग्रीकल्चर करते हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर यूजुअली हैव सरप्लस कैश बाय सेलिंग देयर फार्म प्रोड्यूस। जैसे मान लीजिए कि कोई फार्मर जो है 100 केजी प्रोडक्शन किया वीट का, ठीक है, तो यहां पर एक क्वेश्चन आएगा कि पर ईयर, सपोज कर रहे हैं बस पर ईयर उसको 20 केजी वीट की रिक्वायरमेंट है, मानना है बस, ऐसा नहीं कि सर 20 किलो में कैसे पर ईयर रिक्वायरमेंट पूरी होगी। तो जो इसमें से सब्ट्रैक्ट के जो रिमेनिंग आपका ग्रेन्स बच गया 80 केजी, ये उस फार्मर के लिए सरप्लस ग्रेन हुआ, ठीक है। तो इस सरप्लस ग्रेन को मार्केट में सेल करेगा, सेल करके अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा। They have to depend on local merchants and money lender for loan. ये लोकल मर्चेंट्स और मनी लैंडर पे भी डिपेंड रहते हैं लोन के लिए। स्मॉल फार्मर्स ऑन द अदर हैंड मे नॉट बी एबल टू गेट बैंक लोन्स। छोटे फार्मर को बैंक लोन आसानी से नहीं मिल पाता है, जो बड़े फार्मर होते हैं उनको बैंक लोन मिलता है। जैसे गवर्नमेंट ने एक पॉलिसीज लाई है केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, इसके अकॉर्डिंग ग्रामीण बैंक से आपको क्या मिल जाता है? ग्रामीण बैंक से किसान को कुछ लोन मिल जाता है काफी कम इंटरेस्ट रेट पे, लेकिन ये लोन किनको मिलता है? जो रिच फार्मर है उनको आसानी से मिल जाता है, दैन टू पुअर और स्मॉल फार्मर। व्हाट डू यू मीन बाय सरप्लस? हाउ इज द सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स डन? अभी बताएं कि आपकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा अगर कुछ ग्रेन्स रहता है उसको हम सरप्लस बोलते हैं। In economics, surplus refers to mean that you have more of it than you need. जितनी जरूरत है उससे ज्यादा आपके पास अवेलेबल होना सरप्लस कहा जाता है। Once after the harvesting and production of crops, the farmer retain a part of produced crop for the families and sell the surplus crops. एक फार्मर क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं। किस चीज को सेल कर देते हैं? जो सरप्लस क्रॉप्स होता है उसको सेल कर देते हैं, ठीक है। और जो 100-20 आपको करके दिखाया था सेम वही आंसर रहेगा सरप्लस क्रॉप्स के लिए। तो आपकी नीड से जो ज्यादा क्रॉप्स है देयर इज नोन एज सरप्लस क्रॉप्स। हाउ डू फार्मर्स यूज देयर अर्निंग विच दे गेट बाय सेलिंग द सरप्लस प्रोड्यूस इन मार्केट? पर मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स सेल द सरप्लस फ्रॉम फार्म प्रोडक्शंस एंड पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव्ड एंड द अदर पार्ट ऑफ इट। करते क्या है? तो जो सरप्लस क्रॉप्स उसको सेल कर देते, सेल करके कुछ पाए अमाउंट अपने पास रखते, कुछ अमाउंट से वो एग्रीकल्चर करते हैं, अपनी डिफरेंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, ठीक है। इज यूज्ड टू बाय कैटल, ट्रक्स एक्सेट्रा। जैसे अगर बहुत बड़े फार्मर हैं तो कैटल बाय करते हैं, ट्रक्स ये सब बाय करते हैं, नॉन फार्म एक्टिविटीज में उस पैसों को लगाते हैं और इनकम जनरेट करते हैं फॉर द नेक्स्ट सीजन। नेक्स्ट सीजन के लिए भी वो पैसे बचा कर रखते हैं ताकि एग्रीकल्चर कर ले आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेयरी फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन विलेज पालमपुर। तो डेयरी फार्मिंग क्या होता है? डेयरी फार्मिंग में मिल्क का प्रोडक्शन होता है, जिसमें विलेज में कोई एक सेंटर होता है जहां पे वहां के सारे फार्मर मिल्क को कलेक्ट कर देते और वो मिल्क को कलेक्ट करके रायगंज ले जाते थे, रायगंज वाले शाहपुर ले जाते थे, शाहपुर में बड़ी फार्म होती थी जहां पे मिल्क को पैक करके फिर मार्केट में सेल किया जाता था। All the economic activities that require less area of land are known as non-farming activities. जिसके लिए कम एरिया ऑफ लैंड चाहिए उसको हम लोग नॉन फार्म एक्टिविटीज बोलेंगे। रफली रफ आपका कॉन्सेप्ट रहा।
Some of the non-farm activities that are carried out in Palanpur are dairy, small scale manufacturing, shopkeeping and transport activities. ये क्या होंगे? नॉन फार्म एक्टिविटीज थे. 25% of the people in Palanpur are engaged in non-farm activities. 25% जो people थे पालमपुर के, वो किस चीज में इन्वॉल्व थे? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इरिगेशन एंड व्हाई? इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इरिगेशन क्या है? ग्राउंड वाटर है, फ्रॉम वेल्स, सरफेस वाटर, ड्रेनेज पॉन्ड्स, रेन एंड म्युनिसिपल वाटर. इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इरिगेशन कर सकते हैं. इरिगेशन मतलब क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं. मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट्स व्हिच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री. डू यू एग्री? हाँ, एग्री है, क्योंकि अगर मॉडर्न फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो आपको चाहिए HYV सीड्स, आपको फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स चाहिए. HYV seeds, insecticides, pesticides and chemical fertilizers needed for increasing the yield per hectare are all manufactured in industries. चाहे इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स की बात करें, ये सारे इंडस्ट्रीज में सेटअप होते हैं, इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर्ड होते हैं. जो किस चीज के लिए रिक्वायर्ड है? ये किस चीज के लिए रिक्वायर्ड होते हैं? ये आपके जो कमर्शियल फार्मिंग होता है, मॉडर्न फार्मिंग जिसको कहते हैं, उसके लिए रिक्वायर्ड एक गुड्स है. मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर द फार्मर्स टू स्टार्ट विथ मोर कैश देन बिफोर. व्हाई? क्योंकि इन सब जो चीजें है, HYV सीड्स है, फर्टिलाइजर है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, परचेज करने के लिए कैश की रिक्वायरमेंट रहेगी. तो जो ट्रेडिशनल फार्मिंग था उसके कंपेयर में मॉडर्न फार्मिंग में आपको ज्यादा कैश की रिक्वायरमेंट रहती है. यस, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स लाइक यूज ऑफ HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्यूबवेल फॉर इरिगेशन रिक्वायर हायर इन्वेस्टमेंट इन फार्मिंग. एक क्या चाहते हैं? फार्मिंग में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट, तभी जाकर के सारे रिक्वायरमेंट मॉडर्न फार्मिंग की आपकी पूरी हो पाएगी. बिकॉज दे कैरी हायर कॉस्ट देन ट्रेडिशनल वन. ट्रेडिशनल फार्मिंग के कंपेयर में जो इसके इनपुट्स होते हैं वो ज्यादा प्राइस के होते हैं. HYV सीड्स नीड मोर वाटर एंड ऑल्सो केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट. अगर आप HYV सीड से एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर चाहिए, ताकि आप बेस्ट प्रोडक्ट ले सके, ज्यादा से ज्यादा ग्रेन्स उपजा सके. हायर यूज ऑफ केमिकल कॉजेस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑल्सो. और दूसरा इसका एक नेगेटिव आउटकम्स भी है कि अगर ज्यादा केमिकल आप यूज करोगे तो इससे इन्वायरमेंट डिग्रेड होगा. व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग? यहां पर क्वेश्चन है कि मल्टीपल क्रॉपिंग किसको कहते हैं. तो एक मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या हो गया? एक जैसे आप एक लैंड बना लिए, ठीक है, इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है, और यहां पर जैसा इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था उसमें भी बताया था, इसमें आप अलग अलग छोटे छोटे क्रॉप्स उगा लो. इसी को एक लैंड को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके डिफरेंट क्रॉप्स का प्रोडक्शन इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग. इस तरह से it is the practice of producing 2 or more crops on the same plot of land at the same time rather than simply one throughout the same growing season. सेम ग्रोइंग सीजन में एक ही समय में अलग अलग तरह के क्रॉप्स को उगाने को हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं. When is multiple cropping possible? कब मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल होता है? If the most common way of increasing productions, multiple cropping is only possible when there is proper resources like irrigation facilities, confer lands, etc. एक पार्टिकुलर लैंड हो, आपके पास इरिगेशन फैसिलिटीज हो, अगर ये सारे इक्विपमेंट्स रहेंगे तब जाकर के आप मल्टीपल क्रॉपिंग कर पाओगे. एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस. वेरियस फैक्टर्स कौन कौन से हैं? वेरियस फैक्टर्स बहुत ही ज्यादा इजी. आपका लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, वर्किंग और फिक्स्ड कैपिटल, लेबर में स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, ह्यूमन है, ठीक है. ये क्या है? ये मेन आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. इसके अलावा लैंड की रिक्वायरमेंट रहती है. एक्सप्लेन द इल इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन. द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर. क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन में हम सब मॉडर्न फार्मिंग करते हैं. मॉडर्न फार्मिंग करते हैं, HYV सीड्स यूज करेंगे, केमिकल यूज करते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी डिग्रेड होती है. कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल्स. इरिगेशन हैज रिड्यूस्ड द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड. ग्राउंड वाटर का कंटिन्यू एक्सट्रैक्शन करेंगे, सीपेज का प्रॉपर मेथड नहीं रहेगा तो उससे ग्राउंड वाटर डिग्रेड होगा, उसका जो लेवल है वो नीचे जाएगा.
द केमिकल फर्टिलाइजर्स कैसली soluble in water can dissolve in the groundwater and pollute it. केमिकल फर्टिलाइजर जो होता है वो अल्काइल होता है, वो घुल जाता है वाटर के साथ और फिर वो ग्राउंड जो सॉइल है उसके साथ मिक्स होता है और उसके बाद फिर वो डैमेज करता है। दे कैन किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल फॉर द सॉइल। जो सॉइल के लिए जो हेल्पफुल बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको भी मारता है और ये भी एक नेगेटिव आउटकम्स है। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर कैन ऑल्सो मेक द सॉइल अल्कलाइन एंड अनफिट फॉर कल्टीवेशन। अगर ज्यादा हम फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो अल्कलाइन प्रॉपर्टीज हो जाएगी सॉइल की और ये अनफिट होता है किस चीज के लिए, कल्टीवेशन के लिए। व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रीन रिवॉल्यूशन? 1960s में आया था, एम एस स्वामीनाथन ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। इंडिया यूज द प्रोडक्शन ऑफ मेजर फूड क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड राइस। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद सबसे ज्यादा कौन से फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है? तो व्हीट एंड राइस, स्पेशली व्हीट, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था वो वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा में ज्यादा इंपैक्टफुल था देन टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया। दे मेड यूज ऑफ द हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स which produces much greater yield than the traditional seed। पुराने सीड से हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की स्पेशलिटी होती है कि ये ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। However, they needed plenty of water, chemical fertilizer, pesticide to produce best result। ये पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इन सारी चीजों के रिक्वायरमेंट रहते हैं। Why is it important to develop irrigation facilities? इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप कर लेंगे तो हम इजिली क्या कर लेंगे, फार्मिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं। यस, इट इज इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर द इरिगेशन बिकॉज वाटर इज वेरी इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। वाटर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इसेंशियल होता है एग्रीकल्चर के लिए। और इंडिया के जो फार्मर हैं वो किस चीज पे डिपेंड रहते हैं, मानसून पे डिपेंड रहता है। अगर मानसून अच्छा से अच्छे टाइम पे नहीं आया, अच्छी बारिश नहीं हुई तो फिर उनका क्रॉप्स अफेक्ट होता है। और अगर हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छा रहेगा तो हम आसानी से अपने क्रॉप्स को ग्रो करा सकते हैं। इफ रेनफॉल इज लेस देन प्रोडक्शन विल बी लो। अगर रेनफॉल कम हुआ तो प्रोडक्शन लो हो जाएगा जब, लेकिन अगर हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छा रहेगा तो हम प्रोडक्शन अच्छा कर लेंगे। एंड फार्मर्स विल बी ओनली एबल टू ग्रो वन क्रॉप इन ए सीजन विथ गुड इरिगेशन फैसिलिटीज। अगर आपके पास अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं तो वन क्रॉप उगाओगे, अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज हो तो 2 और 3 क्रॉप्स भी पर ईयर आप उगा सकते हो। तो इरिगेशन इसलिए रिक्वायर्ड हो जाता है। व्हाट प्रॉब्लम्स डू फार्म लेबरर्स फेस इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट? फार्म लेबरर्स जो होते हैं टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो कैसे प्रॉब्लम को, तो एक सीजनल इनको वर्क मिलता है, पर डे वर्क मिलता है नहीं पूरे ईयर। इनएडिक्वेट वेजेस, वेजेस जो है न के बराबर बहुत ही कम है। एबिलिटी ऑफ लेबर, टू मच एबिलिटी ऑफ लेबर फोर्सेस द लेबर टू वर्क ऑन लोअर वेजेस। ज्यादा एबिलिटी रहेगी वर्कर्स की तो वेजेस कम हो जाएगा और बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, वर्कर्स बहुत ज्यादा रहते हैं, कम वेजेस पे काम करते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होता है इनको पर ईयर वर्क नहीं मिलता है, सीजनल रिक्वायरमेंट्स रहती है, जब क्रॉप्स को सो करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे या उस पर फर्टिलाइजर स्प्रेड करना रहेगा। तो बाकी जो टाइम होता है इनके लिए टफ हो जाता है। और इनकम ऐसा भी नहीं होता है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर लेबर के रूप में कि पूरे ईयर हम आसानी से उससे काम चला सकते हैं। लेबर्स आर समटाइम्स एम्प्लॉयड ऑन द डेली बेसिस एंड समटाइम्स फॉर द होल ईयर। एक डेली बेसिस और कभी कभी होल ईयर के लिए विलेज में लोग क्या होता है, एक्वायर्ड होता है। इस तरह से इस चैप्टर को हम लोग, इसका जो क्वेश्चन आंसर सेशन था उसको कंप्लीट किए। इसके रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरी बात कि आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर आपको हर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो, उसके अलावा आपका चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो अवेलेबल है, इसके अलावा क्वेश्चन आंसर पीडीएफ फॉर्म में है अवेलेबल, क्विज अवेलेबल है। तो आपको अगर अपना प्रिपरेशन बेहतर करना है तो आप हमारे YouTube चैनल के साथ साथ हमारे ऐप से भी जुड़िए, जहां पे हर चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन और किस तरह से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। बस आपको काम कर लेना है जो हमारे द्वारा इंस्ट्रक्ट किया जाता है। एसएसटी के लिए एसएसटी की पाठशाला है, ये पूरी दुनिया जानती है, आप जानते हैं। इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट है उसके लिए हमारा इग्नाइट वर्ल्ड्स पाठशाला है, आप वहां पे जुड़िए और सब जो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम है तो हम लोग वहां पे सॉर्ट आउट करेंगे, स्पेशली आईसीटी, क्योंकि आईसीटी के लिए हमारे पास बेस्ट टीचर अवेलेबल है। इसके अलावा ऐप की जो सबसे बड़ी
स्पेशलिटी की बात करेंगे तो करंट अफेयर्स इसमें ऐड किया गया है, और इसके अलावा हम लोग एक चीज और फोकस करें कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चे देते हैं उनके रिगार्डिंग भी कुछ टॉपिक्स उसमें ऐड किया सर, जैसे करंट अफेयर्स के अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग वीडियो, इंटरेस्टिंग नोट्स जो है उसके रिगार्डिंग, अलग अलग स्टेट्स के स्पेशलिटी, उनके लिए ज्योग्राफिकल एरियाज, उनके इंपॉर्टेंस सारा ऐप में धीरे धीरे अपलोड किया जा रहा है। तो आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।